बरखा दत्त ने कहा कि मैं जब अमेरिकन मीडिया को देखती हूँ, मेरा दिल करता है मैं टीवी तोड़ दूँ। और अभिनंदन को शूट डाउन करने जैसा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट करना हमारी मजबूरी बन गई। पाकिस्तान एयर फोर्स में एक पायलट जो है, वो किन-किन प्रोसेस से गुज़र के एक पायलट बनता है? कुछ तो इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं नहीं दे सकूंगा। एपी सिंह जो उनके एयरफोर्स चीफ हैं, उन्होंने कहा कि मुझे और जहाज़ों की ज़रूरत है ताकि मैं रेलेवेंट रह सकूं और दुश्मन पर अपना खौफ मेंटेन कर सकूं। जो मिस इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंची है कि इंडिया 5th जनरेशन जहाज बना रहा है। पहली बात तो ये उनका तेजस ही अभी तक मैच्योर नहीं हुआ। 1985 से शुरू है उसके ऊपर काम। ये लेटेस्ट मिसाइल है चाइना का जो पहली दफा चीन ने अपने अलावा किसी को दिया है। वो हमारे पास तकरीबन 9 महीनों से ऑपरेशनल है इसमें। ये डायमेंशन इंडिया हमसे पीछे रह गया। वो आया, उसका त्यारा गिराया हमने, वो पकड़ा गया, पकड़े जाने के बाद हमने उसको अच्छी-सी चाय पिलाई, उसने कहा टी इज़ फैंटास्टिक, फिर हमने उसको वापस किया। ये क्या चक्कर सर जी? मुझे तो ये समझ नहीं आई कि ये किस चीज़ का इसको अवार्ड मिला सर? अभिनंदन ने आज तक नहीं कहा कि मैंने F-16 मारा था। आप ढूँढ के दिखा दें मुझे ये बताइए कि जो साइबर वॉरफेयर होता है, ये क्या होता है? कि हम बहुत इफेक्टिव हैं इसमें, और ये जो राफेल वापस भेजने में साइबर कमांड का भी बहुत बड़ा रोल है। इंडिया का डिलेमा यही रहा है कि वो टाइम पे फैसला नहीं करते। पाक फिजाइया क्योंकि ये वाहिद दुनिया की एयरफोर्स है जिसने फाइटर जहाज खुद बनाया। 192 मुल्कों में से किसी ने आज तक फाइटर जहाज अपना नहीं बनाया। पाकिस्तानी तैयारों को कैसे उन पे सबकत हासिल है? एक पर्टिकुलर वेपन सिस्टम का किसी जगह में एज होता है, एडवांटेज होता है, दूसरे का कहीं होता है। ये न्यूमेरिकली नंबर वाइज तादाद हम कभी भी इंडिया से नामुकाबला कर पाए हैं और ना शायद कर सकेंगे, और ना हमें ज़रूरत है करने की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक खान और एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। इससे पहले हमने जनरल मुस्तफ़ा से एक पूरी डिटेल गुफ्तगू की, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। आपने हमें अपने कमेंट से आगाह किया। एक इन डेप्थ एनालिसिस किया था पाकिस्तान की डिफेंस का और पाकिस्तान की अटैकिंग पावर का। लेकिन इससे एक स्टेज अगले मरहले पे हम दाखिल हुए हैं और एक ऐसी शख्सियत को हमने दावत दी है, जो पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है, इसके इन्स और आउट को जानते हैं। मुकम्मल तौर पे वहाँ एक उसकी जो आगाही रखते हैं कि पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक पावर है, वो क्या है और पाकिस्तान की डिफेंस पावर क्या है। इस हवाले से हमने आज रिक्वेस्ट की है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब को। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। बहुत शुक्रिया कैसे तारिक हैं सर? खान इस सारे हंगामे में जो जो ये इतना तनाव चल रहा है, आपकी तो हर तरफ आप ही नजर आ रहे हैं सर। साहब। बड़ी मेहरबानी जी तारिक खान साहब, आपने मुझे इनवाइट किया है। मैं तो एज ए नेशनल कॉज कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ अब रिटायर होके जहाज तो उड़ा नहीं सकते, तो जो जो कंट्रीब्यूशन जिस इन कपड़ों में बैठ के कर सकते हैं तो सोचा यही करते रहें। नहीं, नहीं, आप इन कपड़ों में बैठ के भी बयानी की भरपूर जंग लड़ रहे थैंक हैं। लेकिन चिश्ती साहब, मुझे लगता है ये पहली बार है सर। मैं स्टूडेंट हूँ, 17 साल से मीडिया में है। ये पहली बार है सर, मैंने देखा है कि पाकिस्तान ने बयानिए में नॉकआउट कर दिया भारत को। अमूमी तौर पे ऐसा होता नहीं था सर। अब आप देखिए ना कि दुनिया भारत का बयानिया मानने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया से मुराद ये है कि यूरोप उसका साथ नहीं दे रहा। बरखा दत्त ने कहा कि मैं जब अमेरिकन मीडिया को देखती हूँ, मेरा दिल करता है मैं टीवी तोड़ दूँ। बरखा दत्त इंडिया की सबसे बड़ी जर्नलिस्ट है सर। ठीक। अगर 3-4 करण थापर, मैं अ, अर्नब गोस्वामी को तो मानता ही नहीं हूँ ना सर, इसलिए मैंने नाम ही नहीं लिया उसका। बरखा दत्त चले एक मॉडरेट एक गुफ्तगू करने वाली है, चाहे वो हमारे एंटी गुफ्तगू करती है, लेकिन वो चीखती चिल्लाती नहीं है। बिल उसने कहा कि मैं अमेरिका में और मैं अमेरिकन मीडिया को देख के मेरा दिल करता है मैं टीवी तोड़ दूँ। ये इतनी बौखलाहट कैसे आ गई? नहीं लगता था कि ये सर ऐसे करके एक प्लान करेंगे और सब कुछ होगा और ये पाकिस्तान के खिलाफ पूरा का पूरा एक महाज़ गर्म हो जाएगा। ये क्यों नहीं हो सका? भारत की उम्मीदों पे ये यूरोप और अमेरिका और ये दीगर ममालिक क्यों नहीं पूरा उतरे सर इस बार? देखिए तारिक साहब, ये दुनिया बड़ी ट्रांसफ़ॉर्म कर गई है। पिछले चंद सालों में टेक्नोलॉजी आ गई है, सोशल मीडिया आ गया है, अवेयरनेस आ गई है, दुनिया वेल कनेक्टेड है, ग्लोब छोटा होके सिमट गया है। जहाज़ आ गए हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। दुनिया को अब नॉलेज वाइज़ कर्टेल करना बहुत मुश्किल है। ये जो डिवाइस आपके हाथ में होती है 24 घंटे, ये आपको कनेक्टेड रखती है। ये जो टैक्टिक्स यूज़ हो रहे हैं हमारे बॉर्डर पार की तरफ से, वो पुराने कॉपीज़ चल रही हैं। दैट मीन्स कि अब वो इनको ज़हन में रखना चाहिए कि दुनिया इतनी वेल कनेक्टेड है, सो वेल इन्फॉर्म्ड है। तो अब आप अगर किसी बेसलेस या एक हाफ बेक्ड लॉन्च करेंगे स्टोरी को, वो नहीं चलेगी। हकीकत खुल के सामने बहुत जल्दी आ जाती है, और दुनिया आजकल जितनी ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो रही है, उतना ही लॉजिक माँगती है आपसे। वो लॉजिक के बगैर नहीं सोना चाहती। इवन आप बच्चा अगर उसको कहें चॉकलेट मत खाओ, तो वो भी कहता है क्यों ना खाऊँ? आपको कन्विंस करना पड़ता है कि चॉकलेट ज़्यादा इसलिए नहीं खानी चाहिए। तो ये दुनिया कैसे मान ले जिसकी इतनी अवेयरनेस है? दुनिया के जितने चैनल्स हैं, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मैं महीना डेढ़ पहले अमेरिका में था, इतने चैनल्स हैं वहाँ पे, इतने कनेक्टेड हैं। वो एक बेस माँगते हैं, जो सच्चाई और ट्रूथफुलनेस का होता है। बेसलेस हवाई बातें सिर्फ़ इसलिए कि इंडिया का माइट बड़ा है, इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। आई एम श्योर कि 1.4 बिलियन नहीं, चंद लाखों का ये हो रहा है सब कुछ, ये डिसीजन मेकिंग। 1.4 बिलियन तो वॉर मॉन्गरिंग और जंगी जुनून में नहीं शामिल हुए हुए। तो दुनिया एक लॉजिक से चलती है, चाहे वो इंडियन लोग ही हों। आई एम श्योर कि वो भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पीस लविंग है, जैसे हम हैं। और हम भी नहीं चाहेंगे कि हमें एक और अभिनंदन को शूट डाउन करने जैसा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट करना हमारी मजबूरी बने।
हम भी चॉइस से नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्वियसली वक्त आएगा तो फिर कौम हमारे से तवक्को रखती है और रखनी भी चाहिए। मैं सर मैं चाहूँगा एक हम तरतीब से चलें। ये हमने इब्तिदाई गुफ्तगू तो सिर्फ़ एक सेंसिटाइज़ करने के लिए की। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स में एक पायलट जो है, वो किन-किन प्रोसेस से गुज़र के एक पायलट बनता है? और ख़ास तौर पे लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है, हमें तो आर्मी का तो अंदाज़ा है ना कि पहले सेकंड लेफ्टिनेंट है, फिर लेफ्टिनेंट है, फिर लेफ्टिनेंट है, फिर आगे कैप्टन है, फिर मेजर है, फिर कर्नल है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल है, फिर कर्नल है, फिर ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल है, मेजर जनरल के बाद जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, फिर जनरल है। तो ये तरतीब थोड़ा इसकी एयर फ़ोर्स की हमें समझाइएगा नाज़रीन के लिए कि ये तरतीब होती कैसे है? एक पायलट बनता कैसे है? फिर उसकी प्रमोशन का क्या तरीक़ाकार है? एयर कमोडोर किस रैंक का ऑफ़िसर होता है? थोड़ा-सा लोगों को समझा दें। देखिए, जब फाइटर पायलट सिलेक्शन काफ़ी टफ होती है। ऑब्वियसली मैं किसी सर्विस से कंपैरिज़न करके नहीं कह रहा, क्योंकि जहाज़ इतने करोड़ों का आपको हुकूमत ने और एयर फ़ोर्स ने ट्रस्ट करना होता है आपके ऊपर, इंडिपेंडेंट जहाज़ दे के आपको। तो सिलेक्शन भी टफ होती है और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग भी बहुत टफ होती है। इनिशियली रिसालपुर अकेडमी में ज़रूर ट्रेनिंग होती है, वो बेसिक ट्रेनिंग होती है फ्लाइंग की, जब हमें फ्लाइंग सीखना आती है, हम जहाज़ उड़ाना सीख लेते हैं। उसके बाद हमें सिखाया जाता है कि ये फ्लाइंग को जो आपने बुनियादी सीख लिया है, इसको फाइटर एयरक्राफ्ट में कैसे कन्वर्ट करना है या फाइटर फ्लाइंग में कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी ज़रूरी है देखना। जब वो हम उड़ा लेते हैं तो उसके बाद आपको एडवांस फाइटर कॉम्बैट ट्रेनिंग करनी पड़ती है और इवन 8-10 साल तक आपको एक हमारा बहुत सीनियर लेवल पे कॉम्बैट कमांडर स्कूल है, वहाँ तक भी आपकी इवैल्यूएशन हो रही होती है कि जब कॉम्बैट होगी तो आप लीड कर सकते हैं। तो रैंक्स डिफरेंट हैं। आपने मेरा सवाल किया कि एयर कमोडोर इक्विवेलेंट होता है आर्मी में ब्रिगेडियर के बराबर और अच्छा नेवी जी। में कमोडोर के बराबर होता हुँ। है। तो ये लेडर तो चलती है, बट हमारी एक्टिव फ्लाइंग ऑलमोस्ट ग्रुप कैप्टन से एयर कमोडोर तक डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ड्यूटी जारी रहती है हमारी फ्लाइंग हुँ। एक्टिविटी। अच्छा ये बताइएगा अभी आप भी कहीं आपने अपने इस पूरे सर्विस में करियर में कहीं आप भी भारतीय तैयारों के आमने-सामने आए, कभी ऐसी टकराव की सूरत-हाल पैदा हुई? क क्योंकि सर ये जो अभिनंदन वाला तो मैं आपसे ज़रूर पूछूँगा कि वो सारा स्विफ्ट रिटॉर्ट जो था वो क्या था? किस तरह हुआ वो सारा? एक पूरी उसकी तश्कील कैसे हुई? सिर्फ़ ये बताइएगा कि अभी आपका भी आमना-सामना भारतीय तैयारों के साथ हुआ? नहीं, आमना-सामना तो नहीं हुआ, लेकिन द नेचर ऑफ ड्यूटी जब हम सोवियत यूनियन ने ऑक्यूपाई किया हुआ था अफ़गानिस्तान, लेट 79 में उन्होंने किया था और फिर तकरीबन 10 साल तक ऑक्यूपाई रहा था। मेरी पोस्टिंग उसमें से 4 साल, उसमें से जो 4 साल थे वो पेशावर में थी। पेशावर फ्रंट लाइन बेस था और ज़ाहिर है गाहे-बगाहे ना सिर्फ़ हम ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे एक एयर डिफेंस अलर्ट ड्यूटी पे रहते थे, बिकॉज़ सोवियत यूनियन के जहाज़ हमारे अंदर आके मुजाहिदीन को और हमारे जो कैंप्स थे, उनको टारगेट करते थे, बॉम्बिंग करते थे। तो हमारे फाइटर जहाज़ों को फ़ौरन हवा में जाकर उनको काउंटर करना पड़ता था। तो उनसे हमारा एनकाउंटर इस तरह के रडार हमें रिपोर्ट करता था, वो भी आ रहे हैं, अक्सर वो चले जाते थे, निकल जाते थे या तो एंगेजमेंट के सेंस में मेरा कभी नहीं हुआ और इंडियन साइड पे तो बिल्कुल नहीं हुआ। हुँ। अच्छा ये बताइए कि जो स्विफ्ट रिटॉर्ट है, ये जो हमने अभिनंदन को पकड़ा, फिर तो सर वो भारत ने पूरी ड्रामेबाज़ी करके सर फिर उसको क्या से मैंने देखा उसको पता नहीं कोई बड़ा अवार्ड भी दे दिया उन्होंने। जी, मैंने कहा यार ये बड़ा ठीक है भई, जाओ फड़े जाओ, त्यारा डगवाओ तो बाद में अवार्ड ले लो। जी। ये क्या चक्कर सर जी? मुझे तो ये समझ नहीं आई कि ये किस चीज़ का इसको अवार्ड मिला सर? यानी वो आया, उसका त्यारा गिराया हमने, वो पकड़ा गया, पकड़े जाने के बाद हमने उसको अच्छी-सी चाय पिलाई, उसने कहा टी इज़ फैंटास्टिक फिर हमने उसको वापस किया, फिर वहाँ जाकर उसको अवार्ड मिल गया। ये स्विफ्ट रिटॉर्ट ए टू ज़ी बताइएगा सर कैसे हुआ? कैसे प्लान हुआ? कैसे ये सारा कुछ किया गया? देखिए, ये एक रिज़ॉल्व की एग्ज़िबिशन थी। हमारी रिज़ॉल्व ये थी कि हमने अपनी सॉवरेनिटी को और आज़ादी को चैलेंज नहीं होने देना। अगर कोई चैलेंज करेगा तो ज़ाहिर है उसकी कीमत हम उससे लेंगे। जब हिंदुस्तान ने ये किया कि उन्होंने हमें पनिश करना है या जी ऑफेंसिव सर। स्ट्राइक करनी है, तो ये आया जहाज़ हमारे बॉर्डर के अंदर। तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो सिक्योरिटी रीज़न्स की वज़ह से मैं नहीं दे सकूँगा, लेकिन मैं आपके नाज़रीन की इंटरेस्ट के लिए इतना ज़रूर बताना चलूँगा कि ये जिस जहाज़ जिन पायलट्स ने मारा था, विंग कमांडर नुमान ने और स्क्वाड्रन लीडर हसन ने, वो 2 पायलट नहीं थे। ये पूरा पैकेज होता है, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये पूरा कॉम्पोजिट एक फ्लीट होता है। उसके अंदर जैमर्स होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज़ होते हैं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग के रडार्स होते हैं, उसमें शूटर्स होते हैं, उसमें एस्कॉर्ट्स होते हैं और इसमें वो भी मिराजेस शामिल थे जिन्होंने जाके दुश्मन पर जाके अंदर जाके बॉम्ब मारे थे। निशाना लेकर थोड़ा-सा जान के गलत निशाना करके दूसरी साइड पे फेंके थे, वो जहाज़ भी शामिल थे। तो ये पूरा सिनेरियो डेवलप किया गया था उसके लिए। जो आपके नाज़रीन की इंटरेस्ट के लिए मैं सिम्प्लीफाई कर सकता हूँ बगैर टेक्निकल या क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन के, वो मैं ये सिंपल कर सकता हूँ कि जब ये गए हैं, तो पाक फ़िज़ाई एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़ भी एक्शन में आ गए थे, उड़ रहे थे।
उन्होंने इनकी कम्युनिकेशन जैम और दूसरी जो सेंसर्स होते थे उनको डिग्रेड कर दिया था। डिग्रेड का मतलब ये है कि मैं अगर वो एक टेक ऑफ किया है उसने, तो अपने नंबर 2 दूसरा जहाज़ से बात करना चाह रहा है तो उसकी रेडियो कॉल थ्रू नहीं हो रही। अब जगर अगर रेडार ने उसको कहा कि चलो उस तरफ दुश्मन के जहाज़ है, वो चल पड़ा। जब वो चल के पाकिस्तानी जहाज़ करीब आ रहा है तो अब रेडार नीचे चीख रहा है कि वापस मुड़ जाओ, वो बहुत ज़्यादा जहाज़ है, तुम्हें मारेंगे या पकड़ लेंगे। तो अब हम उसकी रेडियो कॉल थ्रू नहीं होने दे रहे उसको। जिसका मतलब है अब वो वाली कॉल नहीं सुन पा रहा जो काम की है, जिसकी वज़ह से उसको वापस मुड़ जाना चाहिए था। और वो ये अज़्यूम कर रहा है कि मुझे क्योंकि कॉल नहीं आ रही तो मैं बढ़ता जाऊँगा, वो बढ़ता गया। इससे उसकी एक अवेयरनेस, हम उसको अपनी टर्म में सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं। क्योंकि उसको रेडियो कॉल्स नहीं जा रही थी तो उसकी कम्युनिकेशन नहीं थी और बहुत सारी और डिग्रेडेशन हुई, जिसकी वज़ह से उसकी एक सिचुएशनल अवेयरनेस कम हुई, जिसकी वज़ह से हमारे पायलट्स ज़ाहिर इंतज़ार कर रहे थे हम तो कि हमारे मुल्क में दाखिल होगा वो मारेंगे। हमने ऑफेंस की नहीं किया था। इसी वज़ह से उसका जो मलबा था वो पाकिस्तान में गिरा था। मलबा भी पाकिस्तान में जी। गिरा। अच्छा, उस वक़्त में उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि कोई F-16 भी हमने मार गिराया है, और उसका लतीफ़ा ये हुआ कि ड्यूरिंग एक प्रोग्राम उन्होंने कहा हमने अभिनंदन ने F-16 को मारा है। अच्छा, उन्होंने वो जो पुर्ज़े दिखा रहे थे, तो वहाँ पे एक बैठा डिफेंस एनालिस्ट था, उसकी बड़ी मेहरबानी, उसने उसी वक़्त कहा कि ये F-16 का नहीं है, ये F-16 का मलबा ही नहीं है। तो ये जो वो जो कहते हैं कि हमने एक त्यारा मार गिराया था, वो क्या था? मेरा ख़्याल है दुश्मन होने के बावजूद मैं अभिनंदन की एक एंगल से रिस्पेक्ट करना चाहूँगा। अभिनंदन ने आज तक नहीं कहा कि मैंने F-16 मारा था, आप ढूँढ के दिखा दें मुझे कहीं। अच्छा, नहीं कहा, वाक़ई नहीं कहा। ये मैं आपको खबर देता चलूँ। कभी नहीं मैंने उसके किसी इंटरव्यू में, किसी वीडियो, कहीं पे भी उसकी कोई क्लिप आपको नहीं मिलेगी कि मैंने F-16 मारा था। क्योंकि इनके अपने 2 जहाज़ गिर गए थे, तो उन्होंने काउंटर करना था, अपनी कौम को बताना था कि छलांगे तो हम मार रहे थे, हम अटैक तो हम करने जा रहे थे, हमने अपने ही 2 जहाज़ गिरवा लिए। तो उसके बदले में उन्होंने ज़ाहिर है एक F-16 कहना था कि जी ये हमने एक पुर्ज़ा पकड़ लिया है या एक मिसाइल का टुकड़ा पकड़ लिया है। तो वो ज़ाहिर है प्रोपेगेंडा तो किया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है आजकल की दुनिया में, जैसे शुरू में मैं आपके कह रहा था कि देखिए आजकल की दुनिया में ट्रांसपेरेंसी नहीं छुपा सकते। F-16 क्या मतलब, आप एक गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए किसी जगह तो आप वो पकड़ ली जाती है आज की, जी वहाँ फलां जगह हुई है, तो आप जहाज़ एक कम हो जाए, अमेरिकन्स को पता ना चले, दुनिया को पता ना चले, पाक फ़िज़ाइया ने काउंटिंग करवा दी। तो वो ज़ाहिर है इतना बड़ा मुल्क है, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कुछ ना कुछ अपने कौम को भी तसल्ली करानी होती है कि जी हम बहुत बड़े हैं, लगे ज़ाहिर है। हुए हैं। अच्छा सर, 2-3 चीज़ें बताएँ। अगर आप सिर्फ़ तैयारों का कंपैरिज़न करें, भारत के पास इस वक़्त कौन से तैयारे हैं? पाकिस्तान के पास कौन से तैयारे हैं? और मैं चाहता हूँ थोड़ा ब्रीफ़ आप इसका आंसर दीजिएगा, और ये बताइएगा कि सर, कि पाकिस्तानी तैयारों को कैसे उन पे सबकत हासिल है? थोड़ा-सा इस इ फिर मैं अगले मौज़ू पे आऊँगा कि मिसाइल्स कैसे हैं, मिसाइल्स पे बात करूँगा, ख़ास तौर पे ये PL-15 पे बात करूँगा, और ब्रह्मोस पे भी बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले तैयारों का बताइएगा, उनके पास क्या-क्या तैयारे हैं? हमारे पास कौन-कौन से हैं? फिर आगे गुफ्तगू को बढ़ाते हैं सर। देखिए ये परसेप्शन क्लियर कर दें आपके नाज़रीन के लिए कि ये कोई बॉक्सिंग या पहलवानों वाला मुकाबला नहीं होता ठीक कि है। उधर से एक जहाज़ आएगा या हुँ। उधर से एक हमारा भी जहाज़ जाएगा, या उधर से एक बॉक्सर की तरह वो आएगा, इस तरह नहीं होता। ये कंप्लीट पैकेज होता है। यानी हुँ। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको अभिनंदन के केस में कहा कि ये हाँ। पूरी कॉम्पिटिशन होती है। एक बात तो ये क्लियर करता है। दूसरी बात ये है कि ये एक पर्टिकुलर वेपन सिस्टम का किसी जगह में एज होता है, एडवांटेज होता है, दूसरे का कहीं होता है। एक और तीसरी बात मैं ये क्लियर करता चलूँ कि न्यूमेरिकली नंबर वाइज़ तादाद हम कभी भी इंडिया से ना मुकाबला कर पाए हैं और ना शायद कर सकेंगे और ना हमें ज़रूरत है करने की, क्योंकि हमारे डिज़ाइन डिफरेंट है। हम लड़ते हैं, हिंदुस्तान लड़ेगा अपनी शिकस्त या फ़तह के लिए, हिंदुस्तान लड़ेगा एरिया में रेलेवेंस लाने के लिए, हिंदुस्तान लड़ेगा अपनी एरिया में हेजमनी बरकरार करने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए कि मैं चाइना की टक्कर का मैं ही मुल्क हूँ। उसके डिज़ाइन वो होंगे। मैं एज़ अ फाइटर पायलट लड़ूँगा अपने मुल्क को, कौम की हिफाज़त के लिए और अपनी सॉवरेनिटी के लिए। और अगर वो नहीं है, तो मेरा सर्वाइवल ख़तरे में है। तो मैं लड़ूँगा सर्वाइवल के लिए। तो मेरा टिक करना नहीं होता कि इतने मैंने पॉइंट स्कोर कर दिए। जिस दिन से हमने एयरफ़ोर्स में होश संभाला एज़ ए नौजवान पायलट, हमें बताया गया था कि ये हम आउटनंबर्ड ही लड़ेंगे। हमारी तादाद पूरी नहीं हो सकेगी उनसे कभी भी। इधर से 2 जहाज़ जाएँगे, उधर से 6 आएँगे, 5 आएँगे। तो ये नहीं होगा कि 2 इधर से जाएँ, तो 2 उधर से आएँ। पहले तो ट्रेनिंग हमारी, सबसे बड़ी बात हमें ये पहले दिन बता दिया जाता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग बेहतर होनी ही होनी है, इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नंबर 2। इससे भी पीछे चले जाएँ तो हमारा वो जज़्बा है जो मुल्क के लिए जान दे। मैंने जो आज़ादी का कहा कि मैं सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा हूँ, तो मेरी मोटिवेशन और होगी, दूसरे किसी की और होगी। मेरा तो सर्वाइवल है इस खतरे में, मेरा ईमान है। दूसरा क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। तीसरा जो पाक फ़िज़ाइया ने पिछले 75 सालों में ये एज बरकरार रखा है, तमाम लीडर्स को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, एयर मार्शल असगर खान से लेके एयर मार्शल नूर खान, टिल टुडे प्रेज़ेंट एयर फ़ोर्स चीफ़ को, सबको क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का पाक फ़िज़ाइया में एज रखा है। मैं क्योंकि अपने चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता हूँ और मैं कुछ महीने पहले
इन्हीं पायलट से जो J-10C और ब्लॉक थंडर 3 के मुझे स्पेशल एयरफोर्स चीफ की तरफ से परमिशन दी गई थी कि मुलाकात कर सकता हूँ। मैं एक फ्रंट लाइन बेस पे गया था, मैंने पूरा दिन उन पायलट्स के साथ गुजारा था, उनके वीडियो इंटरव्यू किए, मैंने चैनल पे डाले। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल एज पिछले 4-5 साल में हमने बहुत लीड ली है। वो उसमें जहाज़ भी हैं शामिल, J-10C अभी इंडक्ट हुआ है, PL-15 की आपने कहा बाद में बात करते हैं। JF-17 ब्लॉक 3 जो थंडर है, वो अपग्रेड हुआ है विद PL-15 मिसाइल्स। और स और 2 डायमेंशन और हैं जो ज़रूर बात करनी चाहिए, वो है हमारा एयर डिफेंस नेटवर्क। एयर डिफेंस में हमने सरफेस टू एयर डिफेंस वेपन्स चाइना से खरीदे हैं, उसका मैं मिसाइल का नाम भी आपको बता सकता हूँ, HQ-9B। ये लेटेस्ट मिसाइल है चाइना का, जो पहली दफ़ा चीन ने अपने अलावा किसी को दिया है। वो हमारे पास तकरीबन 9 महीनों से ऑपरेशनल है इस वक़्त। वो सरफेस टू एयर है, बहुत इफेक्टिव है, रडार में नज़र भी नहीं आता, उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। वो हमारे एयर डिफेंस में अल्हम्दुलिल्लाह शामिल है। एक तो ये मैं आपको बताता चलूँ। इसी के साथ एयर डिफेंस में हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऐड की है, वो है साइबर वॉरफेयर अपने डिफेंस के लिए। और जब राफेल वाले किस्से पे अगर आप आना चाहेंगे तो उसमें मैं उसका थोड़ी एम्प्लॉयमेंट का भी जिक्र करूँगा। और जो सेकंड मैंने आपको कहा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है जो उर्फ़ आम में आपके नाज़रीन शायद ड्रोन समझते हैं, लेकिन हम उसको टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAVs कहते हैं हम। UAV वो होता है कि जिसका प्रॉपर जहाज़ जैसा ही होता है, इंजन जेट नहीं होता बल्कि पंखे का वो इंजन होता है, और उसके ऊपर तकरीबन जहाज़ जितने ही वेपन्स लगते हैं, सिर्फ उसके अंदर पायलट नहीं होता। उसका एडवांटेज ये होता है कि फाइटर जहाज़ की निस्बत वो 10-15 गुना ज़्यादा उड़ता है, हवा में रहता है, क्योंकि उसके फ्यूल की इकोनॉमी इतनी होती है, उसमें जेट इंजन नहीं होता। जहाज़ अगर 2 घंटे में ये वापस आता है फाइटर जहाज़, तो वो कई-कई घंटे रहता है, 20-30 घंटे रहता है। पायलट ज़मीन पे वही कंट्रोल करते हैं जो उड़ा रहे होते हैं, ज़मीन जहाज़ उड़ा रहे होते हैं, वही उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये डायमेंशन इंडिया हमसे पीछे रह गया। आप इंडियन चैनल देखें, मिलिट्री एक्सपर्ट्स को देखें, उनके इंटरव्यूज़ देखें, तो आप खुद गेस करेंगे कि उनके जो मोस्ट हार्डलाइन कमेंटेटर्स हैं, वो बहुत बुरा-भला अपनी एयरफोर्स को कह रहे हैं, ये कहते हुए कि हमारी एयरफोर्स कैसे सोई रह गई जब पाकिस्तान एयरफोर्स ये इतने ड्रोन या UAVs खरीद रहा था। हमने क्यों नहीं मैच किया? इसमें हमारी बहुत क्लियर एज हो चुकी है उनके साथ। और इंडियन फ्लीट बहुत पुराना है, 45 स्क्वाड्रन की उनकी स्ट्रेंथ है, अप्रूव्ड यानी इतने होने चाहिए, 32 स्क्वाड्रन है उनके पास सिर्फ इस वक़्त, कि ना उनको जहाज़ गवर्नमेंट टाइम पे फंड नहीं देती। और बाय द वे उनका जो बजट है डिफेंस का, वो पाकिस्तान के पूरे बजट से ज़्यादा है। ऐसे ही है। जी। अभी तो सर उन्होंने हमने देखा उसके बाद मेराज थे, तो मेराज के वक़्त उन्होंने शोर मचाया कि अगर हमारे पास राफ़ेल होता, फिर ऐसे हो जाता। वो उन्होंने एक पूरे मैं उसका मोदी का स्टाइल लगा रहा हूँ। जी, तो वो जो फिर मैंने देखा कि उनके लिए इतनी बड़ी बात थी कि जब राफ़ेल आया, तो राजनाथ जो उनका वज़ीर दाख़िला है, वो गया उसने वहाँ पे वो पूरा वो क्या कहते हैं सर उसको तोड़ा, नारियल तोड़े सर। एक पूरे ठीक, जो रस्म और रिवाज होंगे उनके। ठीक। मैंने कहा कि पाकिस्तान के पास इतने-इतने हथियारे आए सर। ये ड्रामेबाज़ी हमने कभी नहीं की सर, कि नारियल तोड़े हैं, उस पे सर यकीन करें वो विज़ुअल मौजूद हैं कि वो राजनाथ उसको साफ़ कर रहा है। मतलब ये ठीक। ड्रामेबाज़ी हमने कभी नहीं की सर। जी, बिल्कुल ठीक। मतलब वो राफ़ेल लेके मुतमिन हो गए थे कि जनाब ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪਾਤਾ। बिल्कुल ठीक। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ सर कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ मुकाबले ਦੇ? ਇਹ ਦੱਸो सर ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ सर? वो आपने सही पॉइंट आउट किया 2019 में, और नकल भी अच्छी उतारी है आपने। 2019 में जब अभिनंदन का हुआ था तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा था। फिर उन्होंने राफ़ेल खरीदे, और राफ़ेल किस नीयत से खरीदे जाने थे और खरीदे गए। उस वक़्त ये था कि जो राफ़ेल बहुत अच्छा जहाज़ है, बाय द वे मैं कहीं मिसलीड ना करूँ आपके नाज़रीन को, हुँ, मैं हुँ। रिस्पेक्ट करता हूँ एज़ अ फाइटर पायलट। पोर्टेंट जहाज़ है, बड़ा काबिल जहाज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक बात है कि 2021 में आना शुरू हुए उनके पास, और इस प्लान से आए थे कि उस जहाज़ पर जो मिसाइल लगा है मेटियोर, वो जहाज़ उसकी लिमिट है 150 किलोमीटर तक वो फायर करता है, हुँ। बियॉन्ड विजुअल रेंज। यानी मैं दूसरे पायलट को चंद मील तक देख सकता हूँ, लेकिन रेडार तो कई मील तक देख सकता है। हुँ। तो उस मिसाइल के ज़रिए वो अटैक किया जा सकता है, तो फिर 150 किलोमीटर तक वो रेडार के थ्रू लॉन्च हो सकता है। एक बात, ये बहुत बड़ा एडवांटेज था, और हम इसमें बहुत पीछे रह गए थे। हमारी हुँ। तो आधी भी नहीं थी उस वक़्त रेंज हमारे जहाज़ों की उस वक़्त। तो पाक फ़िज़ाइया ने और करंट लीडरशिप ने बड़ा एग्रेसिव प्लान किया, और मार्च 2022 में रिकॉर्ड मुद्दत में हमने J-10C ना सिर्फ इंडक्ट किए, ऑपरेशनलाइज़ किए डे एंड नाइट, और PL-15 के साथ किए। अब PL-15 का ये अच्छी खबर ये है कि उसके मेटेओर मिसाइल की निस्बत 150 किलोमीटर की जगह इसकी रेंज 200 किलोमीटर है PL-15 की, और एक जहाज़ पर एक ही नहीं लगते, 4 लगते हैं। तो यहाँ पे भी नहीं हम रुके। फिर हमने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है लेटेस्ट हमारा, उसको अपग्रेड किया उसी रडार पे, आईसा रडार है जो उसमें लगता है, J-10 में लगा हुआ है, वो ब्लॉक 3 पे भी हमने लगाया, और वही PL-15 जो JNC पर उड़ता है, वो यहाँ पे भी लगाया यानी गया। यानी पे JF-17 जो हैं वो आप ये हम ये समझें कि वो J-10 ही बन चुके हैं जी, के टेक्निकली। मिसाइल वाइज़ जी, दुरुस्त कह रहे हैं आप।
और क्योंकि टेक्निकली भी इतनी सर। रेंज उनकी है। यही तो एक फ़िक्रमंदी है बॉर्डर पार कि अब अगर वो आते हैं, तो उनको तो नहीं पता कि जेफ-17 सामने से आ रहा है या जे-10C आ रहा है और पीएल-15 लगा के आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह। पीएल-15 के बगैर आ रहा है। तो वो तो हर जहाज़ आने वाले को पीएल-15 ग्रांट करेंगे। तो आप मेंटल स्टेट अंदाज़ा लगा सकते हैं एक फाइटर पायलट की जो इतना करीब आएगा कि 200 किलोमीटर तक है, तो उसके अपने मिसाइल की अभी 150 किलोमीटर रेंज शुरू नहीं हुई, तो हुँ, दूसरा फायर करने की पोज़ीशन में आ चुका है। तो ये ये तो सिनेरियो बदल गया ना। सिनेरियो अल्हम्दुलिल्लाह बदल गया। अच्छा सर अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी ना अल्लाह का ही फ़ज़ल है सर अल्हम्दुलिल्लाह। कि चीन ने आपको बर वक़्त ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी। आप कह रहे थे ना कि वो जो एक आपने नाम लिया मेटेओर पता नहीं कोई मेटेओर, ना जी। वो आपने कहा वो चीन ने सिर्फ़ हमें दिया। तो अगर मैं पढ़ा था सर पीएल-15 भी उन्होंने सिर्फ़ हमें दिया है। नहीं, एचक्यू-9 भी उन्होंने मुझे एच मेटेओर तो फ्रांस नहीं मतलब एचक्यू न 9 उन्होंने हमें दिया तो जी, जी। पीएल-15 जो मिसाइल हैं वो भी उन्होंने सिर्फ़ हमें दिए हैं जी, सर। जी, जी, उसके जी। हमारे अलावा किसी को नहीं जी, दिए। दोनों हमें ही सिर्फ़ दिए। हम पहला मुल्क हैं जिनको ईद मिले हैं। और सर एग्ज़ैक्टली। जे-10 भी पहला, तीनों जेट हैं। जे-10 भी, पीएल-15 भी, एचक्यू-9 भी, चाइना के अलावा नेक्स्ट मुल्क पहला मुल्क है जो ऑपरेट सर कर रहा मैं जो मैं आप जो बात कर रहे थे ना कि जो इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं। अच्छा एक तो होती है ना बड़कें, वो जीडी बख्शी साहब बड़के मारते हैं। बड़कों-बड़कों की तो बात नहीं है ना। मेजर अर्नब गोस्वामी मारता है मेजर वो मारता है मुझे नाम उसका ज़हन से निकल गया। गोरिया नाम है उसका। वो जो बड़के हैं ना, वो बड़के हैं अपनी जगह पे हैं। अभी जो हम आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं ना सर, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इसमें एक भी बड़क नहीं मारी आपने। है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने टेक्निकल गुफ्तगू की सिर्फ़। आपने बताया कि कैसे एयर सुपेरियॉरिटी अगर हमारी है तो किस तरह है। आपने जे-10 का बताया, सी का बताया तो किस तरह बताया कि जी, किस तरह बेहतर है। फिर आपने कहा जी वो जो हमने जेफ-17 है, हमने थर्ड ब्लॉक उसका जो लिया है, उसको हमने अपग्रेड किया है, क्या वो वही टेक्नोलॉजी जो जे-10C पे लगी हुई है, हमने वहाँ अपडेट किया है। जी, आपने राफ़ेल को ये नहीं कहा कि भाईजान फ़ारक है। जी, बिल्कुल। आपने कहा यार वो बड़ा अच्छा हथियार है, पर बेशक। जहाँ एक एडवांटेज है टेक्निकल जो तकनीकी एज है वो अल्लाह ने हमें दे दिया। जी, एक तो ये अल्लाह का फ़ज़ल ही है सर। मैं तो सर इसको अल्लाह का फ़ज़ल ही समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें ऐसी अच्छी हो गई। और मैं कहता हूँ ऐसी एड्डे जोगे नहीं गे करम ज़्यादा है। सर नहीं है, ये हकीकत बात है कि जितनी उनकी इकॉनमी है, जी, वो जितना उनका सर हमारा टोटल जो रिज़र्व्स हैं, वो प 15 से 16 अरब डॉलर हैं सर। जी, इंडिया के जो टोटल रिज़र्व हैं, साढ़े 600 बिलियन डॉलर हैं सर। जी, यस। हमारे 15 से 16 बिलियन डॉलर हैं, जी, वो साढ़े 600 हैं। जी। हमारा जो डिफेंस बजट है 10 अरब डॉलर है। उनका डिफेंस बजट आप बता रहे थे कि 300 से ऊपर चला गया। हमसे ज़्यादा। मैं अब आप देखें कि जब इतना उनका डिफेंस बजट हो, इतने मामलात हों, फिर अल्लाह आप हमें अगर तकनीकी आज दे दे, तो फिर ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है। इसमें कोई शक नहीं है सर, कहीं न कहीं विज़न भी होता है। बंदा अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं और मुझे याद है आसिफ गफूर का मुझे जुमला नहीं भूलता सर। उन्होंने कहा था हमने 70 साल आप ही की तैयारी की है। जी, सर। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤਾ ही कुछ नहीं जनाब ने ही लड़ना है ऐसे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ भी। ये बताइएगा सर, ये तो था जो आपने एज बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयारों का इस तरह है जो तकनीकी तौर पे। ये बताइएगा जो साइबर वॉरफेयर होता है, ये क्या होता है? लोग नाज़रीन को मुझे नहीं पता ज़्यादा, साइबर वॉरफेयर क्या होता है? इसमें हमने कैसे किया? फिर आप एक बार-बार ज़िक्र करते हैं कि आपका एक एक प्यारा वो जो मुझे आप नाम लीजिएगा, ज़रा बेहतर नाम ले लेंगे। वो जो जैम करता है, हवा में जैम कर देता है सारी चीज़ों को। इसमें वो कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं और तकनीकी तौर पे हम कैसे बेहतर हैं और कैसे परफ़ॉर्म करते हैं सर? अ, बुनियादी आपका सवाल देखिए जो साइबर वॉरफेयर होता है, हुँ, अब ये दुनिया बहुत एडवांस हो गई। कन्वेंशनल जंगें नहीं रहीं, डॉग फाइट का ज़माना निकलता जा रहा है। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत आ गई है। हुँ, और क्योंकि हर चीज़ ये जहाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें सर। कि इलेक्ट्रॉनिक्स को आप जैम कर दें या ब्लॉक कर दें, तो हम आपस में बात नहीं कर नहीं सकेंगे। कर सकेंगे सर, ये और रिकॉर्ड भी नहीं हो सकेगा। रिकॉर्ड भी नहीं हो सकेगा, ठीक है? लोगों तक नहीं पहुँच सकेगा, हुँ, लाखों लोगों तक। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गई है। तो बजाय इसके कि हमें कोई उठा के या हमारी ज़ुबान बंद करने से बेहतर है आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको जैम करें, तो हम दोनों की आवाज़ कहीं नहीं पहुँचेगी। हुँ, तो साइबर वॉरफेयर ये होता है, पाक फ़िज़ाई ने इसमें बहुत काम किया कि हम एक और डायमेंशन ऐड करना चाहते हैं कि जो स्पेक्ट्रम अवेलेबल है दुनिया में, एक फैसिलिटी, एक टेक्नोलॉजी, एक इनोवेशन आ चुकी है दुनिया में, हम क्यों नहीं अपनी टेक्नोलॉजी वॉर फाइटिंग में उसको एम्प्लॉय करते? हमारा एक साइबर कमांड फोर्स पाक फ़िज़ाई ने बनाई है और उसमें सारा रिसर्च सेंटर में यही कुछ होता है कि हमने साइबर को अप्लाई कैसे करना है। बिकॉज़ ऑफ़ सिक्योरिटी क्लासिफ़िकेशन की वजह से मैं डिटेल्स में नहीं जा सकता, लेकिन आपके नाज़रीन की अंडरस्टैंड इतना ही काफ़ी है कि हम बहुत इफ़ेक्टिव हैं इसमें और ये जो राफ़ेल वापस भेजने में साइबर कमांड का भी बहुत बड़ा रोल है। ये बताइएगा कि इसमें चाइना से भी डेफ़िनेटली हमने मदद ली होगी। अमेरिका बहादुर तो हमें इस तरह मदद नहीं करता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो साइबर कमांड है इसमें आप किसी की भी मदद नहीं लेना चाहिए आपको। अच्छा! जब कोड किसी के पास होंगे, डाटा किसी के पास होगा तो आप मरहून मिन्नत भी उन्हीं के होंगे फिर। इसमें इंडिजिनस आप जैसे नौजवान हैं और पाकिस्तानी हैं जो मोस्टली काम कर रहे हैं।
हमें तो सर पाकिस्तान से प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर तो और इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है ये, और इसमें हमारा ये डाटा या टेक्नोलॉजी? इतनी है कि अ, बस ਅਸੀਂ कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तान ਲਈ सर। अच्छा ये बताइएगा सर कि ये जो आपने बात की कि जो साइबर वॉरफेयर है किस तरह इफेक्टिव है और ये सारा मामला है, भारत इसमें क्यों नहीं आगे आ सका सर? इतना बड़ा मुल्क है, बड़का सुबह शाम मार दे रहे हैं सर। सुबह शाम हमारे वो टुकड़े करना चाहते हैं, हम कबूल ही नहीं उन्हें हो रहे। अच्छा मैं नहीं सर बजाते खुद मैंने पाकिस्तान को देखा, पाकिस्तानी को जंग के इतने रसिया नहीं कि जंग कर रही हैं, लेकिन डर भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ऐसी-ऐसी मीम्स सर बनी हैं, मैं कहीं यार इन्हें तो डर नहीं लग रहा है। जी, डरना है डर नहीं है सर। जी, जी। लड़ाई नहीं ये चाहते कि ऐसे ही लड़ें मुँह उठा के। क्योंकि सर मैंने देखा हम में ताज्जुब नहीं है सर इतना। नहीं, मैं लम्स के अलावा एक आध यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो मैं जी हाँ। आपको एक लाइटर नोट पे भी हमने इतनी सीरियस बातें कही हैं, तो मैं आपको एक लाइटर जो बात जी, बता जी। देता हूँ। मैं क्लास में कुछ दिन पहले एंटर हुआ, जी सर। तो मैं 3-4 दिन पहले वो जंग का बड़ा खतरा था कि शायद किसी दिन भी हिंदुस्तान हमला हुँ, कर देगा। तो मैं हुँ। क्लास में एंटर हुआ, तो मेरी एक स्टूडेंट कहती है, अब सोचिए उसने कहा, "सर जंग शुरू हो जाएगी फिर?" मैंने कहा, "पता नहीं।" तो उसने क्या कहा मुझे, उसने कहा, "सर जंग श उनके फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं अगले हफ्ते से।" तो उन्होंने कहा, "सर जंग हो गई, इम्तिहान तो कैंसल हो जाएँगे ना हमारे।" मतलब आप एन्जॉयमेंट देखें हाँ। कि हमारे इम्तिहान तक फ़ोकस है, इतना मतलब कम बरीड हैं हम कि हम सिर्फ़ इम्तिहान तक करते हैं कि भई जंग हुई तो इम्तिहान कैंसल हो जाएगा, तो पाकिस्तानी सीरियस उस सेंस में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ले रहे। जहाँ तक आपने कहा कि उन्होंने क्यों नहीं किया, हुँ। वहाँ ब्यूरोक्रेटिक बहुत ज़्यादा है अच्छा सर। प्रोटोकॉल एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ डिसीज़न मेकिंग बहुत यंग है और बड़ी फ़ास्ट है। मैं एयरफ़ोर्स की तो फ़ॉर श्योर इसलिए कह सकता हूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जी। एक्सपोज़र है, मैं अभी भी जाता हूँ डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए और या सीनियर ऑफ़िशियल्स से मिलता हूँ, तो यहाँ डिसीज़न मेकिंग बहुत फ़ास्ट है। अब अभी मैंने आपको बताया कि एपी सिंह जो उनके एयरफ़ोर्स चीफ़ हैं, वो फरवरी 2025 की उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सॉरी आई एम सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सेमिनार में एक खिताब कर रहे हैं, पब्लिक में कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं आप हैरान हो जाएँगे, एयरफ़ोर्स चीफ़ ये कह रहे हैं 2 महीने पहले। उन्होंने कहा कि मुझे और जहाज़ों की ज़रूरत है ताकि मैं रेलेवेंट रह सकूँ और दुश्मन पर अपना खौफ मेंटेन कर सकूँ। और ये भी उन्होंने ऐड किया कि जो मैंने ऑर्डर किया था हमारी एयरफ़ोर्स ने 2016 में तेजास, तेजास वो जहाज़ है जो जेफ-17 मुकाबला हिंदुस्तान ने बनाना था। तो तेजास जो हमने 40 ऑर्डर किए थे 2016 में, हमें आज तक एक जहाज़ भी नहीं मिला। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही, उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी डिलेड इज़ टेक्नोलॉजी डिनाइड। अब आप हुँ। देखें वो खुद क्रिब कर रहे हैं कि भई हमें तो मिल ही नहीं रही और गैप पड़ रहे हैं। मैंने आपको एक और जो हिंदुस्तान के इस वक़्त जब 45 स्क्वाड्रन की जगह वो 32 ऑपरेट कर रहे हैं। जब जहाज़ इंडक्ट नहीं होंगे, तो ज़ाहिर है फिर आपका स्क्वाड्रन की तादाद गिरती जाएगी, आप नए रिसोर्सेज़ नहीं खरीदेंगे और फिर मेंटेनेंस कॉम्प्रोमाइज़ आपकी हो जाएगी क्योंकि आप बोसीदा जहाज़ों को एक्सटेंड करते रहेंगे उड़ाने के लिए। हुँ। और फाइटर जहाज़ कोई ट्रेन या कोई गाड़ी तो नहीं कि रुक जाएगी तो वहीं ज़मीन पे रह जाएगी, वो तो हवा में उड़ते हैं। वो तो ज़मीन पर आ गिरेगा। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर के फिर उनका सेफ्टी रिकॉर्ड और एक और मैं चीज़ आपको बताता चलूँ जो सर्विसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट। दैट मीन्स अगर आपके पास 100 जहाज़ हैं तो जंग के लिए कितने एक वक़्त में अवेलेबल हैं। किसी की मेंटेनेंस हो रही होती है, हुँ। किसी की हर ओवरहॉलिंग वक़्त ड्यू कुछ ना होती कुछ है, चल रहा होता। चल रहा होता है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। उनका 50 टू 60% अवेलेबिलिटी है सिर्फ़। ओहो! ओहो! तो ये आधा फ्लीट उनका मेंटेनेंस पे रहता है जस्ट बिकॉज़ पुअर मेंटेनेंस यार अब पुराने स्पेयर पार्ट्स की वज़ह से ये जहाज़ इतने रिटायरमेंट के करीब है और रिटायर कर नहीं पा रहे क्योंकि नए जहाज़ नहीं उनको मिल रहे। ये क्या दुरुस्त है कि सर उनके मेराज को कहा जाता है कि ये चलता-फिरता नहीं, कफ़न है? वो मिग-21 मिग-21 और ये मिराज मुझे नहीं। बताइएगा उनके आए रोज़ तैयारे क्यों गिरते रहते हैं सर? क्यों गिर जाते हैं सर? आए रोज़ मैं देखता हूँ कि उनके तैयारे गिर रहे हैं। ये 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 अब थोड़ा-सा ग अभी बताइए। मैंने एक्सप्लेन किया उसी को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। देखिए मैंने आप कहा कि जब मिग-21 के अभी भी वो स्क्वाड्रन उड़ा रहे हैं, ये जहाज़ तकरीबन 70 साल पुराना जहाज़ है। जी, अच्छा। रशियन। इतना पुराना जहाज़ दुनिया में कोई नहीं उड़ा रहा। जैगुआर सारी दुनिया ग्राउंड कर चुकी है जो वो अभी भी उड़ा रहे हैं। और क्यों उड़ा रहे हैं? इसीलिए उड़ा रहे हैं कि जब उन्होंने 100 जहाज़ या 50 जहाज़ कोई ऑर्डर करेंगे, तो फिर उनको मिलता नहीं है। वो पुराने जहाज़ों को ही एक्सटेंड करते रहते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये वो यही है कि फिर उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। फिर फ्लाइट सेफ्टी रिकॉर्ड ख़राब होगा क्योंकि आपने एड हॉक अरेंजमेंट किया है और उन्हीं जहाज़ों को आप उड़ाते जा रहे हैं। ये फिर आपको कीमत देनी पड़ती है। जी, साहब 2 कुछ बातें मैं चाहता हूँ मैं आपसे ज़्यादा फ़ायदा ले लूँ। जी, ज़रूर। ये बताइएगा कि वो अपने 5th जनरेशन तैयारे पे काम कर रहे हैं। मैं उनको सुनता रहता हूँ, उनके डिफेंस एनालिस्ट को। अच्छा सर, मैं वैसे स्टूडेंट के तौर पे भी सुनता रहता हूँ, मैं तैयारियाँ सुनता रहता हूँ कि वो तैयारियाँ क्या कर रहे हैं। ये तो जंग हुई है ना, इसके अलावा भी मैं पढ़ता रहता हूँ कि वो क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। ठीक। वो हमारा जो हमने जो ये 10th सी जो लिया चाइना से, वो कहते हैं 4.5 जनरेशन तैयारा है और F-35 जो है
अमेरिका का। अमेरिका का है, उसके मुकाबले पे चाइनीज़ J-35 त्यारा तैयार कर रहे हैं, पता नहीं तैयार हो गया, मैं वो भी आपसे पूछूँगा। इंडिया भी एक 5th जनरेशन त्यारा तैयार कर रहा है, वो कहते हैं 2030 से 35 तक मिलेगा हमें जाके, उनके डिफेंस वो कहते हैं हमें 2035 तक मिलेगा वो। मुझे ये बताइएगा कि ये 4.5 तक तो बफ़ज़्ल खुदा हम आ गए, ये 5th जनरेशन तैयारों तक की हमारी क्या तैयारी है? क्या हम वो भी चाइना से लेंगे या हम कोई कोई तैयारा ऐसा तैयारा जैसे हमने JF-17 थर्ड ब्लॉक तक आ गए हैं, इसको एडवांस करेंगे? क्या उनका जो 5th जनरेशन होगा उसका हमारी क्या तैयारी है उस पे? पहली बात तो मैं ये मिसपरसेप्शन दूर कर दूं कि ये शायद मिस इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंची है कि इंडिया 5th जनरेशन जहाज बना रहा है। जी सर। पहली बात तो ये उनका तेजस ही अभी तक मैच्योर नहीं हुआ। उन्हीं को कन्फ्यूजन है जो 1985 से शुरू है उसके ऊपर काम। अच्छा सर। आप कैलकुलेट करें कितने साल हो चुके हैं। ओहो! 1985 40 साल से 40 साल सर। पहली दफ़ा सोचा गया था तेजस बनाना है। अभी भी उनके 2 स्क्वाड्रन हैं सिर्फ जो ऑपरेशनल है और बाकी अभी भी वो कंफ्यूज हैं कि इंजन हमने कौन सा कंटिन्यू करना है। तेजस अब तक आधी एयरफोर्स में होना चाहिए था, नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5th जनरेशन का नहीं है। इंडिया का डिलेमा यही रहा है कि वो टाइम पे फैसला नहीं करते। अगर मैं एज एन एनालिटिकल एनालिसिस पेश कर रहा हूँ, मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। उनका डिलेमा ये है कि वो टाइम पे विजन फैसला नहीं होता उनका, ब्यूरोक्रेटिक रीजन या जो फंड्स नॉट अवेलेबल होने की वजह से होता क्या है, जब पाकिस्तान खरीद लेता है या अभिनंदन जैसा वाक़या हो जाता है, तो उनकी एयरफोर्स एकदम अलर्ट होती है। हुकूमत भी कहती है टेम्परेरी फंड ले लो। फिर आप राफेल जाके खरीद लेते हैं, JF-17 थंडर या J-10 के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा महँगा खरीदते हैं फिर जाकर। क्योंकि दुनिया को पता होता है अब आप मजबूरी के तहत आए हैं। हुँ, और फिर यही मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि फिर वो शॉर्ट फ्लीट होता है, बिकॉज़ पैसे अनलिमिटेड तो नहीं होते। हुँ, हुँ। फिर आप 30 जहाज़ ही खरीदते हैं, फिर आप 100 जहाज़ ही नहीं बदलते। एक बात तो ये। जहाँ तक पाकिस्तानी कैपेबिलिटीज़ का ताल्लुक है, हम कंटिन्यूअसली JF-17 थंडर हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियंस, हम महारत बहुत लेवल तक हासिल कर चुके हैं। ये कैसे हमें हुआ, दुनिया को जानना चाहिए कि JF-17 थंडर ब्लॉक 1, 2, 3 जो 3 हुआ है, हमने उसमें आइसा रडार मॉडिफ़ाई किया, PL-15 उसको कैपेबल किया, सिर्फ़ इसलिए कि हमारे अपने हाथों में है। और पाक फ़िज़ाइया क्योंकि ये वाहिद दुनिया की एयर फ़ोर्स है जिसने फाइटर जहाज़ खुद बनाया है। 192 मुल्कों में से किसी ने आज तक फाइटर जहाज़ अपना नहीं बनाया। ओहो! ये भी मैं बहुत बताता बड़ी चलूँ। बात बता रहे हैं सर आप। सर अमेरिका में F-16 जब बनता है तो वो प्राइवेट एक कंपनी बनाती है। F-16 प्राइवेट कंपनी बनाती है। F-18, F-35 ये कंपनियाँ बनाती हैं, एयर फ़ोर्स खरीद लेती है, जस्ट लाइक वेंडर्स और कस्टमर्स। ये हुँ। नहीं होता कि अमेरिकन एयर फ़ोर्स कहे हमने F-35 बनाना है, ऐसा नहीं होता, कंपनी बनाती है। पाक फ़िज़ाइया को ये समझ आ गई थी कि 1990s के लेटर पार्ट में जब सोवियत यूनियन चला गया, यहाँ से छोड़ के डिसइंटीग्रेट हो गया, तो अमेरिका ने हमारे F-16 ना सिर्फ रोक लिए थे, बल्कि जो हमारे पास फ्लीट थे, उसके स्पेयर पार्ट्स भी बंद कर हमारे दिए थे। पैसे भी वापस नहीं किए पैसे भी थे। वापस नहीं किए थे। जब पैसे वापस नहीं किए थे, तो हमें हमारी लीडरशिप को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने विज़न किया कि ये तो हम हमेशा के लिए हॉस्टेज रहेंगे, अभी नहीं तो कल हो जाएँगे दोबारा से। उस वक़्त ये कंसीव किया गया था कि हमने जहाज़ अपना बनाना है और अपना बनाने के बावजूद के बाद हमने अपने ट्रेनिंग, अपने पायलट्स, अपने इंजीनियर्स, अपने टेक्नीशियंस को और साइंटिस्ट को ट्रेन करना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप फैक्ट्री चले जाएँ, कामरा जाके देखें, आप हैरान हो जाएँगे कि ये पाकिस्तान है, क्योंकि हमने सेल्फ सफिशिएंसी क्रिएट कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह सर। और ये भी ये बताइएगा कि ये 17 F-17 थर्ड ब्लॉक जो है, हम कह सकते हैं कि ये अब जो इसकी अपग्रेडेशन हो गई है, जिस तरह आप बता रहे थे कि हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया चीज़ों के साथ, ये 4.5 जनरेशन का त्यारा है। नहीं, 4.5 जनरेशन के लिए और भी चीज़ें होती हैं, स्टेल्थ एलिमेंट वगैरह भी होते हैं। तो मैं इसको 4.5 J-10 को मैं कह सकता हूँ। 4.5 की कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं जो ऑलमोस्ट वेरी क्लोज़ टू आइडियलिज़्म होते हैं, जो एक जहाज़ की होती हैं। अमेरिका और बाय द वे ये भी ज़हन में रखिएगा कि 5th जनरेशन शायद 2-3 मुल्क बना रहे हैं। अमेरिका और रशिया वगैरह बना रहे हैं। मोस्टली कंट्रीज़ 4.5 जनरेशन ही तक पहुँची हैं, जिसके अंदर मैंने जैसे कहा कि नज़र ना आने वाली काबिलियत होती है। वो हम उसका एम भी नहीं चीन कर वैसे रहे। बना रहा है सर, चीन कोशिश कर रहा चीन है। बना जी, 5th जनरेशन। ये बताइएगा सर, ये मैं सारी आपसे गुफ्तगू जो थी ना कर ली। अब मैं ये चाहता हूँ सर, चाहे आप जितना मर्ज़ी वक़्त लें, हमारे लोगों को एयर फ़ोर्स के ना हीरोज़ का इतना नहीं पता सर। मैं ना सर, मेरे एक टीचर हैं सर, वो एयर फ़ोर्स से रिटायर्ड हैं। मैं आपसे शेयर करता हूँ सर बात। वो कहते हैं कि मैंने एमएम आलम को देखा है। ये मैं नाज़रीन को शायद इल्म ही नहीं होगा कि किस किस्म के सूफ़ी दरवेश लोग भी ये जी। गुज़रे हैं। वो कहते हैं वो सारी तनख़्वाह अपनी बाँट देते थे। फिर ऑलमोस्ट सारी तनख़्वाह बाँट देते थे और मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे और मस्जिद में लेटे रहते थे। ये मैं इमाम मालिक की बात कर रहा हूँ सर, वो इस कदर दरवेश आदमी थे सर। मैंने वो एक दिन उनकी गुफ्तगू सुनी, मैं तो उनकी गुफ्तगू सुन के नेट पे यूट्यूब पे जाके इमाम मालिक की गुफ्तगू सुने, क्या शेर की धार थी सर।
से। क्या ललकार है सर! क्या गुफ्तगू है सर! और कोई गुफ्तार का गाज़ी नहीं बोल रहा सर। वो किरदार का भी गाज़ी है जिसकी मैं गवाही दे रहा हूँ कि मेरे टीचर एयर फ़ोर्स में थे, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा वो मैं उनको देखता था कि वो नमाज़ पढ़ते हैं और मस्जिद में लेट जाते हैं। जी। यानी अपनी ज़िंदगी मस्जिद में गुज़ार रहे थे वो। एक तो मुझे पाकिस्तान के हीरोज़ में सबसे पहले म एमएम मालम का बताएँ। दूसरा आप डॉक्यूमेंट्रीज़ तैयार कर रहे हैं, क्या आपने एमएम मालम पे डॉक्यूमेंट्री तैयार की? अगर नहीं की तो आप करें। जी। तीसरा नूर ख़ान का मुझे बताएँ सर। चौथा सर मुझे जो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के इसके दीगर हीरोज़ हैं सर, हीरोज़ पे मुसफ़ अली मीर पे सर आप ज़रूर बात कीजिएगा। ये जो हीरोज़ हैं, ये मैंने जितना पढ़ रखा है सर मैं तो उतना ही बता सकता हूँ ना सर। पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के हीरोज़ पे बात करें, सबसे पहले एमएम आलम पे सर। कौन-कौन से हीरोज़ हैं और वो क्यों हीरोज़ हैं? अगर आप मुझे हीरोज़ के साथ इंसाफ़ करने का कहेंगे तो एक और पॉडकास्ट के लिए टाइम कर लेते हैं। सर 15 क्योंकि मिनट हैं सर। इतने जी सर। हीरोज़ हैं कि मैं इंसाफ़ नहीं कर सकूँगा। और वो इंसाफ़ ना कर दें मुझे गिल्ट रहेगा। अगर मैं किसी को मेंटर मानता हूँ, मुझसे शुरू करते हैं कि मैं अगर किसी को हीरो मानता हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है, उनका आपने नाम नहीं लिया, वो हैं स्कॉन लीडर सरफराज रफ़ीकी। सरफ़राज़ रफ़ीकी साहब। मेरे हिसाब से मेरा ख़्याल है करेज और बोल्डनेस का उससे बड़ी एग्ज़ाम्पल मेरी नज़र में कोई नहीं है हमारे पास। जिस शख़्स को पता है कि मैं मौत के मुँह में जा रहा हूँ, जिसको पता है कि मेरी गन जैम हो गई है, जिसको पता है कि मैं अब मेरी निकलना मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये ज़िम्मेदारी की कीमत ये है कि मेरे साथी वापस नहीं आ सकेंगे, जिनको मैं छोड़ कर भाग जाऊँगा वापस। तो ही चोज़ टू स्टे बैक एंड अपनी जान दे दी। क्योंकि सरफ़राज़ रफ़ीकी के बारे में मैं सबको बताता हूँ कि अंग्रेज़ी में कह देता हूँ, कोशिश करता हूँ तर्जुमा करने का कि डेथ फॉर हिम वाज़ नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट वाज़ अ मैटर ऑफ टाइम। उनको ये नहीं था कि थोड़ा शायद तफ़सील बताएँ कि क्या हुआ था? लोगों को पता नहीं होगा सर। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी लंबी होगी 65 की जंग में वो गए थे अपने 3 साथियों के साथ और पता था सरप्राइज़ एलिमेंट हो चुका था, दूसरे 2 रनवे पे अटैक कर चुके थे हम, तो दुश्मन इस रनवे पे ऊपर हलवाड़ा के ऊपर वेट कर रहे थे इनका कि वो अब आएँगे ये लोग। उसमें फिर 3 जहाज़ों में से जब इन्होंने एक दुश्मन को मार लिया, इनकी गन जैम हो गई। मिलिट्री हमारे एयरफ़ोर्स के रूल के मुताबिक उनको वापस आ जाना चाहिए था। जब गन नहीं वेपन नहीं है आपके पास, तो आप कॉम्बैट में नहीं ठहरते। बट 2 साथी इनसे जूनियर थे। ही वाज़ द स्क्वाड्रन कमांडर, ही वाज़ लाइक अ फादर। उन्होंने सोचा कि अगर मैं वापस चला गया तो फिर ये 2 वापस नहीं आएँगे। तो उन्होंने चॉइस किया ठहरने का और फिर ज़ाहिर है जब निहत्थे थे, ऊपर चक्कर लगा रहे थे, दुश्मन ने देखा ऊपर जाके एक फ्लाइंग ऑफिसर गांधी ने आके निशाना बना लिया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इससे बड़ी मिसाल बहादुरी की मेरी नज़र में पाक फ़िज़ाई एवन नहीं है कोई। बाकी हीरोज़ बहुत हैं। एयर मार्शल नूर ख़ान से मेरे लिए ऑनर है कि मैं मिला हूँ। एमएम आलम का आप ज़रूर मैं आपने कहा ज़िक्र करूँगा, तो मैं एमएम आलम को उस वक़्त देखा था जब मैं नया-नया फ्लाइंग ऑफिसर आर्मी की लैंग्वेज सेकंड लेफ्टिनेंट में अफ़सर बन के पेशावर पोस्ट हुआ तो मेस में रहते थे। क्योंकि उन्होंने सारी उम्र शादी नहीं की थी, वो मेस में ही खाना खाते थे हमारे साथ। हम उस ज़माने में उनको जानता हूँ। बस जानते से इसका मतलब उनसे सीखते थे, वो खाना खा रहे होते थे, हम जाके बैठ जाते थे, बातें सुनते थे और ताकि इंस्पिरेशन ले सकें। सारे हीरोज़ हमारे मैं नाम लेना लगूँ तो आपका टाइम गुज़र जाएगा और अगर ना लूँगा तो नहीं लें इंसाफ़ नहीं सर, कर रहे। टाइम गुज़ार दें नहीं, वो सर। इंशाल्लाह हम अगले एक सेशन में करेंगे, आपको पता ही है हमारे टाइम की लिमिटेशन है, लेकिन हर एक हीरो एक टाइम माँगता है। क्योंकि जब आपके नाज़रीन को सिर्फ टाइम तो आप गूगल करेंगे तो आपको 10 नाम आ जाएँगे, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए था किसने क्या-क्या किया। मैंने सरफराज रफ़ीकी का आपको इसलिए थोड़ी-सी तफ़सील बताई है। वो इटसेल्फ इतना है कि उनके बारे में बात की जा सकती है, उनके हीरोइज़्म के किन हालात में वो गए थे और ये बहुत सारे हीरोज़ हमारे जो चले गए हैं दुनिया में। मेरा ख़्याल है अनएंडिंग ब्रेवरी उनकी लिस्ट है उनकी ऐसे हीरोज़ की। तो मेरा ख़्याल है कि इसको एक अलहदा किसी दिन रखें ताकि आप लोग फिर आपका उसी ज़हन में आए। आजकल तो बॉर्डर वाली वो है लोग, तो हिस्ट्री को हम किसी और दिन फ्रेश करें तो मुझे लगता चलें है कि फिर हम बातें इस साफ़ होंगी। बात के ऊपर इसको ख़त्म करते हैं कि हम एक नया पॉडकास्ट करेंगे और उसमें सिर्फ़ हीरोज़ डिस्कस करेंगे। जी, मैं उसमें अवेलेबल हूँ। जी, एमएम आलम डिस्कस करेंगे, सरफ़राज़ रफ़ीकी साहब डिस्कस करेंगे, मुस्तफ़ा अली मीर डिस्कस करेंगे, नूर ख़ान डिस्कस करेंगे, वो तमाम लोग डिस्कस करेंगे जिसने एयर फ़ोर्स को एक जदीद मॉडर्न एयर फ़ोर्स में ढाला। उम, बस आखिरी एक सवाल बता दें, ये जो जेएफ-17 हम अपना बनाएँगे, इसका इनिशिएट किस दौरे हुकूमत में हुआ था? हुकूमत का नहीं मैं किसी को क्रेडिट देता, हम हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं होता हमारा। अच्छा ठीक है। पॉलिटिकल नहीं होता कि हुँ, हुँ। फ़लाँ पॉलिटिशियन आया था तो या फ़लाँ वज़ीर-ए-आज़म आया था। हुँ, ये एयर फ़ोर्स की अपनी लीडरशिप सबको क्रेडिट जाता है जिन्होंने बिकॉज़ ये जेएफ-17 एक लीडरशिप में मुकम्मल भी नहीं हुआ। हुँ। एक ने सोचा, अगले ने इसको मटीरियलाइज़ किया, सोचा तीसरे ने किसने सर? सोचने पे मेरा ख़्याल है उसमें भी ट्रांज़िशन में 2-3 नाम आ जाएँगे, मुख़्तलिफ़ आ जाएँगे, आपके नाज़रीन शायद उनको जानते भी नहीं होंगे। अच्छा। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम उससे ऊपर हैं। एयर फ़ोर्स लीडरशिप करती है, आज भी जिन्होंने इंडक्ट किए हैं, हर एक ने कंट्रीब्यूट किया है।
हर एक ने कंट्रीब्यूट लगे किया रहे। है। जी, पॉलिटिकल से कोई ताल्लुक नहीं, हमारी नीड होती है तो वो चल पड़ती है और उसके बाद हम बड़ा अग्रेसिवली उसको फॉलो करते हैं। कौम के लिए आखिरी पैगाम दे दें। मैं कौम के लिए पैगाम आखिरी देना चाहूँगा कि हम पे आपने ट्रस्ट किया है हमेशा, और मेरी दुआ भी है, और मैं जो काबिलियत देख के आया हूँ पाक फ़िज़ाइया की, मुझे उम्मीद है कि हम आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। इंशाल्लाह। लेकिन किसी स्टेज पर हम ऑफ़ेंसिव नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर दुश्मन ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी चैलेंज की, तो हम वापस कम बैक करेंगे और ऑब्वियसली सूद के साथ हिसाब करेंगे। इंशाल्लाह। आखिरी वक़्त जो आपने कहा कि चैनल्स का कोई हीरोज़ पे काम करते हैं, दोबारा एक प्रोग्राम करेंगे। मैं इस मकसद के लिए और इस कॉज़ पे आऊँगा कि जो मेरे ऊपर उन हीरोज़ का कर्ज़ है, ज़ाती वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा। ऑलवेज़ देयर। लाजमी इस पे हम करेंगे। नाज़रीन, इस वादे के साथ कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स के हीरोज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और सारी गुफ्तगू पाकिस्तान हीरोज़ से रिलेटेड होगी। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ रहिएगा, इस पे हम मज़ीद गुफ्तगू करते रहेंगे। शायद ये तनाव थोड़ी देर जारी रहेगा, क्योंकि भारत में चुनाव जारी है। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही।